सो हे हाय हेलो गाइस, होपफुली आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी अनोखी मोहब्बत को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कि लास्ट पार्ट में क्या हुआ था। तो लास्ट पार्ट में जो रिद्धि होती है उसके घर पे उसकी पूरी फैमिली आई होती है। रिद्धि घर आती है तो ममता जी उसे बहुत ज़्यादा डांटती हैं जिस पे रिद्धि ममता जी से कुछ बातें बोलती है जो कि आर्य सुन लेती है और आर्य वहाँ से चली जाती है। इधर आर्य अपनी गाड़ी को लेकर सड़क पे दौड़ाए जा रही होती है। उसके बाद से एक जगह अपने कार को रोकती है और उसमें से शराब की बोतल निकालती है और उस शराब पीने लगती है। तभी कोई आकर उसके हाथ से वो शराब की बोतल छीनकर फेंक देता है। अब इसके आगे इधर रिद्धि के घर ममता जी जब चुप हो जाती हैं तो राजेश राजीव जी एक नज़र राजेश की तरफ देखते हैं। तो वो स्माइल करते हुए कहते हैं, अरे रिद्धि तुम्हारा सही है। पहले तुमने हमको बैठने के लिए नहीं कहा और फिर हम लोगों को खाने के लिए भी नहीं पूछा। तुम क्या हम सबको भूखे मारने वाले हो? जब से आई हो तब से तुमने हमें कुछ भी नहीं पूछा है। तुम अपने घर आए मेहमानों के साथ ऐसे ही करती हो। जिस पर राजेश की बातें सुनकर रिद्धि जल्दी से अपनी मम्मी के पास से उठती है और मुँह बनाते हुए बोलती है, जीजू ये नौटंकी बंद कीजिए। आपको मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, तो मेरे सामने तो ये ड्रामा मत करिए। और वैसे भी आप कोई मेहमान वेहमान नहीं हो, इसलिए खुद को स्पेशली ठीक करना बंद कीजिए। हम इस घर के मेंबर हैं, ऐसे आप भी इसी घर के मेंबर हो। और वैसे भी शुक्र मनाइए कि मैं अभी भी आपको खाना बनाने के लिए नहीं कहा, वरना पता चलता कि अभी आप किचन में खड़े होते हैं। रिद्धि को इस तरह से बातें करता देखकर उसकी घर की जो मेड थी मैरी, वो बस रिद्धि को देखे जा रही थी। जिस पर रिद्धि मैरी को देखकर जोर से बोलती, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? जिस पर मैरी उस कुछ नहीं बोलती और ना में अपनी गर्दन हिला देती है। फिर रिद्धि मैरी की तरफ उंगली करते हुए बोलती है, मैरी तुम खड़े खड़े यहाँ क्या कर रही हो? जाओ जाकर सबके लिए खाना बनाओ। और सबकी तरफ मुड़ के कहती है, मॉम डैड दी जीजू आप लोग मेरे साथ आइए, आप लोगों का रूम्स दिखा दूँ, फिर आप लोग भी फ्रेश हो जाइए। तब तक मैं भी फ्रेश होकर आती हूँ, उसके बाद हम लोग साथ मिलकर डिनर करते हैं। इधर सारे लोग रिद्धि के साथ चले जाते हैं और थोड़ी देर में फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। मैरी और मायरा ने मिलकर डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया था। डाइनिंग टेबल पर बैठते ही रिद्धि मायरा से पूछती है, मायरा तबीयत कैसी है? जिस पर मायरा बोलती है, अब ठीक है, मैंने दवाई ले ली थी तो अब सही हो गया है। उसके बाद सारे लोग मिलके खाना खाते हैं और हल्की फुल्की बातें करते हैं। रिद्धि अपनी माँ से पिछले 6 सालों में बीती हुई काफ़ी सारी बातें बताती है, जिसे सुनकर ममता जी भावुक हो जाती हैं। रिद्धि भी उन बातों के बारे में बताते हुए बीच बीच में इमोशनल हुए जा रही थी। तो बाकी सभी भी इमोशनल होना लाजमी था। सब लोग चुपचाप रिद्धि की बातें सुन रहे थे। इधर सड़क के बीचों बीच आर्य को खुद से मुंह फेरता देखकर वो शख्स के होठों पर हल्की सी स्माइल आ जाती है और वो इंसान उसके पीछे से आर्य के कंधे पर हाथ रख के बोलता है, क्यों दोस्त, अभी से हिम्मत हार गए? अभी तो तुमने अपनी मंजिल के रास्ते पर पहला कदम रखा है और तुम तो छोटी मोटी मुश्किलों से ही लड़खड़ा गए। शायद तुमने सुना नहीं है कि प्यार की राह होती मुश्किल है, चलते चलते मिलती मंजिल दिल मंजिल है। दिल का कहना है कि इश्क किए जा, हर एक पल वो दिल से जिए जा। उस शख्स का बस इतना ही कहना था कि आर्य उसे पलट के गले लगा लेती है और फूट फूट के रोने लगती है। उसका रोना बेहद दर्दनाक था। उसे इस तरह से रोता देखकर एक बार को तो उस इंसान की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। इस वक्त आर्य को एक कंधे की सच में बहुत ज़रूरत थी, एक सच्चे दोस्त के कंधे की, जिस पर वो अपना सिर रख कर रो सके, अपना दिल खाली कर सके। उसके दिल पर इस वक्त उसके दिल पे जो बोझ था वो अपने परिवार वालों के सामने जाहिर नहीं कर सकती थी। तो इसलिए उसने एक ऐसा इंसान चाहिए था जो उसका अपना नहीं था लेकिन उसके लिए पराया भी नहीं था।
यानी कि उसे इस वक्त ज़रूरत थी एक दोस्त की, जो बखूबी पूरी की थी डॉक्टर रोहित ने। दरअसल डॉक्टर रोहित अपनी शिफ्ट पूरी करके अपने घर के लिए वापस निकल रहे थे, लेकिन तभी उन्होंने रास्ते में एक तेजी से आती हुई कार को देखा। कार को इतनी तेज स्पीड में दौड़ता देखकर उन्हें लगा कि कहीं इस कार का एक्सीडेंट न हो जाए, इसलिए उन्होंने अपनी गाड़ी को इस कार के पीछे लगा दिया था। लेकिन जब ये कार रुक गई तो उन्होंने अपनी गाड़ी को सड़क के दूसरे किनारे पर रोक दिया और उसमें बैठे हुए उस कार की तरफ देखने लगे। थोड़ी ही देर में कार का दरवाज़ा खुला और उसमें से निकलते हुए शख्स को देखकर डॉक्टर रोहित हैरान रह गए। और उससे भी ज़्यादा हैरान तो वो तब हुए जब आर्य ने अपनी गाड़ी की डिक्की में से शराब की बोतल निकालकर एक झटके में पी ली। वो चाहते तो आर्य को पहले ही शराब पीने से रोक सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ सोचकर आर्य के पास न जाना ठीक समझा। लेकिन जब आर्य ने वो बोतल दोबारा से अपने मुंह में लगाई तो उनके बर्दाश्त की हद खत्म हो गई और वो जल्दी से उसके पास चले गए। आर्य का गला रोने की वजह से पूरा रुंध गया था। वो बहुत कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन उसके शब्द उसके गले से निकल ही नहीं पा रहे थे। वो रोते रोते बड़ी मुश्किल से लड़खड़ाते हुए बोलती है, क्यों डॉक्टर रोहित, क्यों मेरे साथ ऐसा होता है? ये ये सब क्यों होता है मेरे साथ? क्यों मैंने रिद्धि के साथ ही ये सब किया? नहीं देख सकती मैं उसे इतने दर्द में। मैं जानती हूँ कि मैं ही उसके दर्द की वजह हूँ। मेरी वजह से वो पहले ही बहुत दर्द तकलीफ सब कुछ सह चुकी है। अब मेरे वापस आने पर शायद उसे उसी दर्द और तकलीफ से दोबारा गुजरना पड़ रहा है। लेकिन अब मैं उसे और तकलीफ नहीं दे सकती। अगर वो मुझसे दूर रहकर ही खुश है तो मैं उससे दूर चली जाऊंगी, लेकिन अब मैं उसे दर्द में नहीं देख सकती, बिल्कुल नहीं देख सकती। रोहित उसकी आवाज़ से भरे हुए दर्द को बखूबी महसूस कर रहा था। इस वक्त उसे चुप नहीं कराया, बल्कि बोलने दिया, क्योंकि वो चाहता था कि यार अपने मन का, उसके मन में जो कुछ भी है सब कुछ निकाल दे, ताकि उसका मन थोड़ा सा तो हल्का हो। रोहित उसे समझाते हुए बोलता है, मैंने नहीं सोचा था कि आप इतनी कमज़ोर होंगी। जिस पर आर्य उससे दूर होती और अपनी भरी निगाहों से उसे देखते हुए बोलती, मैं कमज़ोर नहीं हूँ रोहित, लेकिन रिद्धि को इस हाल में देखकर मैं कमज़ोर पड़ जाती हूँ। रोहित बोलता है, लेकिन उसके सामने ही तो आपको हिम्मत रखनी है। आर्य बोलती है, वही तो नहीं होती मेरी हिम्मत डॉक्टर रोहित। लेकिन जब अपनी हिम्मत को ही अपने सामने टूटते हुए देखती हूँ तो चाहकर भी खुद को नहीं संभाल पाती हूँ। रोहित उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलते हैं, मैं समझ सकता हूँ आर्य, लेकिन अगर आप खुद को नहीं संभाल पाएंगे तो उसे कैसे संभालेंगी? जिस पर आर्य एक फीका सा स्माइल करते हुए बोलती है, सही कह रहे हो आप डॉक्टर रोहित, जब मैं खुद को नहीं संभाल पा रही हूँ तो उसे कैसे संभालूंगी? रोहित बोलता है, आप इस तरह से हिम्मत नहीं हार सकते यार, अभी तो आपका सफ़र शुरू हुआ है, मंजिल बहुत दूर है और मुश्किल भी है, इसलिए आपको खुद को भी संभालना है और उसे भी। जिस पर आर्य एक गहरी सांस लेते हुए बोलती है, नहीं हो पा रहा है ये सब मुझसे, ये सब बहुत मुश्किल है, बहुत। रोहित, ये सब शुरू से ही बहुत मुश्किल था। आपको क्या लगा था कि आप आकर रिद्धि से माफ़ी मांगेंगे और वो आपको एक ही बार में बड़ी आसानी से माफ़ कर दी? हाँ बोलिए, कुछ ऐसा ही सोचा था ना आपने? आपने सोचा कि, सोचा भी कैसे कि 6 साल की दूरी, आपके रिश्ते में 6 साल की दूरी को क्या आप एक पल में भर देंगी? 6 साल का गुस्सा, नफरत जो उसके अंदर दबी वो सब खत्म हो जाएगी? जिस पर आर्य उसकी बात को काटते हुए बोलती है, ये तो मैं कह रही हूँ कि 6 साल की दूरी आ चुकी है हमारे रिश्ते में, जिसे भरना अब मुझे नामुमकिन सा लग रहा है। मैं उसकी तरफ एक कदम बढ़ाती हूँ तो वो 2 कदम पीछे हो जाती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे वो हम दोनों के बीच की दूरी को कभी भरना ही नहीं चाहती। बहुत हिम्मत करके उसके पास जाती हूँ, लेकिन जब उसकी उदासी और नफरत से भरी आंखों में देखती हूँ तो मेरी सारी हिम्मत जवाब दे जाती है। खुद को उसके सामने मजबूत दिखाते दिखाते थक गई हूँ, अब मैं टूटना चाहती हूँ। जिस पर रोहित बोलता है, इंसान के टूटने का फायदा तब होता है जब उसे कोई संभालने वाला हो।
आर्य बोलती है, यही बात तो मुझे टूटने से हर बार रोक लेती है, क्योंकि मेरे पास कोई संभालने वाला नहीं है। रोहित बोलता है, क्या पता डॉक्टर कपूर भी ऐसा ही सोचती हो, क्या पता वो भी टूटना चाहती हूँ, क्या पता उन्हें भी किसी को संभालने की ज़रूरत महसूस होती हो। जिस पर उसकी बात सुनकर आर्य हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है। रोहित हल्के से गुस्से से आर्य से कहता है, आपसे ज़्यादा हिम्मत वाली तो डॉक्टर कपूर है यार। आप जानती है, जब मैं उनसे पहली बार मिला था तो यहाँ बिल्कुल अकेली थी, बिना किसी अपने के, बिना किसी सहारे के उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। कई बार तो उनकी हालत देख के मुझे तकलीफ होती थी, लेकिन मैंने कभी उनके माथे पे एक सिकन भी नहीं देखी। और आपको तो सिर्फ उन्हें मनाना है, तब भी आप अपनी हिम्मत हार रही हैं। जिस पर आर्य हताश सा बोलती है, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। मेरे लिए कुछ और ज़्यादा सब कुछ मुश्किल होता जा रहा है। रोहित कहता है, देखिए आर्य, मैंने तो आपसे पहले भी कहा था कि ये सब आसान नहीं होने वाला। 6 सालों की नाराज़गी पल भर में दूर नहीं हो सकती। उसे दूर करने के लिए आप डॉक्टर कपूर को वक्त दीजिए, एहसास कराइए उन्हें अपने प्यार का, अपनी नज़दीकियों से दूर करने की कोशिश कीजिए, अपने और उनके बीच की दूरियों को एहसास कराइए उन्हें कि आपकी ज़िंदगी में उनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। विश्वास दिलाइए उन्हें कि आपकी ज़िंदगी में उनका एक ही महत्वपूर्ण स्थान है जिसे वो हमेशा से पाना चाहती थी। आर्य बोलती है, रिद्धि बात करना तो दूर, मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहती, नफरत करती वो मुझसे। मेरे दिए हुए जख्म उसके दिल में आज भी इतने गहरे हैं कि मेरा चेहरा देखने भर से वो फिर से हरे हो जाते हैं। रोहित बोलता है, ऐसा आपको लगता है, ये आप ही तो चेहरा ऐसा है जिसे वो हर दिन देखना चाहती हैं, लेकिन वो ये बात छताती नहीं। आर्य उसकी बात सुनकर हैरान थी। वो हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती तो रोहित फिर से आर्य से बोलता है, इससे ज़्यादा हैरान मत होइए आर्य, जब मुझे उनकी आंखों में आपके लिए बेहद प्यार नज़र आता है, तो आपको क्यों नहीं नज़र आता। आर्य बोलती है, आता है, लेकिन कभी कभी, अक्सर तो उन आंखों में सिर्फ गुस्सा होता है और ढेर सारे सवाल होते हैं, बेइंतहा नफरत होती है, वो भी बस मेरे लिए। जिस पर रोहित हल्का सा स्माइल करते हुए कहता है, उनका प्यार उनके गुस्से की परत के नीचे दब गया यार। आपको अपने प्यार की तपिश से उस गुस्से वाली परत को पिघलाना है, ताकि बरसों से उनके अंदर का दबा हुआ प्यार बाहर निकल जाए। जिस पर आर्य अपने बालों में हाथ फंसाते हुए बोलती है, वही तो मुझे समझ नहीं आता, मैं ऐसा करूँ क्या कि उसके गुस्से, उसके नफरत निकल सके। कभी कभी तो मुझे लगता है जैसे वो अपने गुस्से को जानबूझकर पाले बैठी है, उसे बाहर निकालना ही नहीं चाहती। रोहित बोलता है, डॉक्टर कपूर को कैसे मनाएंगे, कैसे उनका गुस्सा बाहर निकलेगा, कैसे उन्हें अपने प्यार पर विश्वास दिलाएंगे, ये तो बस अब आप ही जानती हैं। मैं इन सब में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। और वो अब आप आपकी वाइफ है, मुझसे ज़्यादा आप उन्हें अच्छी तरह से जानती हैं, तो फिर उन्हें कैसे मनाना है ये भी आप मुझसे अच्छी तरह से जानती होंगी। दिमाग पर जोर डालिए और फिर सोचिए कि ये सब आप कैसे करेंगी। रोहित की बात सुनकर आर्य को बहुत हौसला मिलता है। थोड़ी देर पहले जो वो खुद को बिखरा हुआ महसूस कर रही थी, वो अब काफ़ी संभली हुई महसूस करती है। आर्य मुस्कुराते हुए एक बार फिर से रोहित को हक करती है और बोलती है, थैंक यू रोहित, थैंक यू सो मच। इस वक्त मुझे एक दोस्त की सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और आप एक सच्चा दोस्त होने का पूरा फ़र्ज निभाया। रिद्धि, जिसकी ज़िंदगी में आप जैसे दोस्त हो, वो बहुत खुशनसीब है। जिस पर रोहित आर्य का पीठ थपथपाते हुए बोलता है, लेकिन उसकी आंखों में भी हल्की सी नमी आ जाती है, जिसे वो आसानी से छुपा लेता है। और आर्य से कहता है, भाग्यशाली डॉक्टर कपूर नहीं बल्कि मैं हूँ, जिसे इतनी अच्छी दोस्त मिली है। और हम सबसे ज़्यादा भाग्यशाली तो आप है, जिसे इतनी अच्छी वाइफ मिली है। बस अपने अपनी थोड़ी सी गलतियों की वजह से उससे खुद से दूर कर दिया, लेकिन आप जानती हैं, गलतियों की माफ़ी मांगकर उसे जल्द से जल्द अपनी ज़िंदगी में वापस ले आइए। जिस पर आर्य उसे कहती है, अब मैं चलती हूँ, कहकर वो गाड़ी की तरफ बढ़ने लगती है,
लेकिन रोहित उसका हाथ पकड़कर उसको रोक लेता है और कहता है, मुझे नहीं लगता कि आप अभी गाड़ी चलाने की हालत में हैं। अरे लाइए, चाबी मुझे दीजिए और आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। आर्य जमीन पर बिखरी हुई शराब की बोतल की तरफ देखती है और फिर रोहित की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, दुनिया के किसी भी नशे में इतना नशा नहीं डॉक्टर रोहित जो आर्य के सर पे चढ़ के बोल सके, क्योंकि उसके सर पे तो पहले से ही रिद्धि के प्यार का नशा चढ़ा हुआ है और जब तक ये नशा उसकी ज़िंदगी में है तब तक उस पर सारे नशे बेअसर हैं। बट एनीवे, थैंक यू फॉर द हेल्प, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप बेफिक्र होकर अपने घर जाइए। वैसे भी आप मेरी वजह से पहले ही काफ़ी लौट चुके हैं और मैं आराम से घर चली जाऊंगी। रोहित बोलता है, आयु सो यार। आर्य अपनी गर्दन हाँ मिलाती और कहती है, यस डेफिनेटली। फिर आर्य स्माइल करते हुए अपनी गाड़ी की तरफ चली जाती है और उसमें बैठकर रोहित को बाय बोलकर अपने घर की तरफ चली जाती है। उसके जाते ही रोहित के फेस पर गंभीर भाव आ जाते हैं। वो एक नज़र आसमान की तरफ देखता है और कहता है, क्यों भगवान, क्यों क्यों आप सबकी मोहब्बत को अधूरा रख देते हैं? क्यों हमें उसी से बेइंतहा मोहब्बत होती जिसे मिलना हमारी किस्मत में नहीं लिखा होता? मेरी किस्मत में डॉक्टर कपूर नहीं। आपका ये फैसला बिना किसी शिकायत के मैं मंजूर कर, कम से कम उन दोनों को तो मिला दीजिए। माना कि मेरी मोहब्बत एक तरफा थी, लेकिन इनकी तो दो तरफा है। कम से कम इससे तो पूरा कर दीजिए। हम तीनों में से कम इन दोनों की मोहब्बत को तो पूरा कर दीजिए। और फिर अपना सर झटक कर अपने घर की तरफ चली जाती है। इधर रिद्धि की पूरी फैमिली गार्डन में बैठी हुई थी और एक दूसरे से बात कर रही थी और काफ़ी हद तक रिद्धि का अकेलापन भी दूर हो गया था। वो अपने डैड के पास आती है और कहती है, डैड, मॉम को अब तक नहीं पता था। इस पर राजेश जी एक नज़र अपनी वाइफ की तरफ देखते हैं और फिर रिद्धि से कहते हैं, हाँ बेटा, तुम्हारी मॉम को अब तक नहीं कुछ पता था। मैं नहीं चाहता था कि उन्हें कुछ पता चले। इन 6 सालों से मैंने पहली बार उसे इतना खुश देखा है। तुम्हारे जाने के बाद से तो उसने हंसना मुस्कुराना सब कुछ छोड़ दिया था। उसकी जुबान पे बस एक ही नाम था, वो था बस तुम्हारा। वो बस तुमसे मिलना चाहती थी। कितनी बीमार लगने लगी थी, तुम कहाँ हो, किस हाल में हो, ये सब सोच सोच कर इतनी बीमार रहने लगी थी कि 50 साल की उम्र में 70 की लगने लगी थी। जिस पर रिद्धि हैरान होते हुए अपने डैड की तरफ देखती है और बोलती है, डैड, मॉम की ऐसी हालत थी और आपने मुझे बताया नहीं। जिस पर राजेश बोलते हैं, रिद्धि, तुम अपनी सारी परेशानियों में इतनी ज़्यादा बिजी हो गई थी, मैं तुम्हें क्या बताता, तुम्हें बताकर और परेशान करता। जिस पर रिद्धि कुछ नहीं बोलती और अपने डैड के कंधे पर सर रख लेती है। इधर लगभग रात के 2 बजे आर्य वापस घर आती हैं। वो सामने देखती तो तीनों घरों में लगभग अंधेरा छाया हुआ होता है, जिसका मतलब साफ था कि सभी लोग सो गए हैं। चारों तरफ अंधेरा देखकर उसके दिमाग में एक शरारत सूझती है और वो साथ ही साथ रोहित की कही हुई बातें याद करती है, जिससे कि उसके फेस पर स्माइल आ जाती है और उसके कदम खुद ब खुद रिद्धि के घर की तरफ बढ़ जाते हैं। वो जैसे तैसे करके रिद्धि के रूम के बालकनी तक पहुंचती है। आज शायद आर्य की किस्मत भी उस पर मेहरबान थी, इसलिए इतनी रात गए भी रिद्धि के बालकनी का दरवाज़ा खुला हुआ होता है, जिससे वो आसानी से उसके रूम में आ जाती है। आर्य एक नज़र रिद्धि के रूम पर डालती है और रिद्धि का रूम काफ़ी बड़ा था, सादा और बेहतर खूबसूरत था, बिल्कुल रिद्धि की तरह। उसके रूम के बीचों बीच एक बेड लगा हुआ था, जिसके सामने वाली दीवार पर रिद्धि की एक बड़ी सी तस्वीर थी। बेड के दोनों साइड छोटे छोटे टेबल थी, जिनमें से एक टेबल पे लैंप रखा हुआ था और दूसरे पर रिद्धि की फोटो फ्रेम रखी हुई थी। आर्य अपने कांपते हुए हाथों से रिद्धि के फोटो फ्रेम को उठाती है और बड़े प्यार से उसे निहारने लगती है। उसे देखकर रिद्धि की आंखों में नमी आ जाती है। वो रिद्धि के फोटो को चूमती है और फिर वापस उसी जगह रख देती है।
कमरे में एक छोटा सा सोफा भी था और एक तरफ एक स्टडी टेबल लगी हुई थी जिस पर मोटी मोटी किताबें रखी हुई थी, और उस टेबल के साथ एक बुक सेल्फ भी हुई थी जो पूरी तरह मेडिकल से रिलेटेड किताबों से भरी हुई थी। लेकिन उस सेल्फ की एक रो में लव स्टोरीज रखी हुई थी, आई मीन लव स्टोरीज की बुक्स, जिसे देखकर आरी के फेस पर एक बार फिर से स्माइल आ जाती है। वो मन ही मन खुद से कहती है, इसका मतलब तुम आज भी लव स्टोरीज पढ़ती हो मिसेस कपूर, तुम आज भी नहीं बदली, तुम्हारी आदतें आज भी पहले ही जैसी हैं। सो फ्रेंड्स, आज के पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और जानते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय एवरीवन।